बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अमित बंसल पर। आज हम समझेंगे कि हमें कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपने टैली के डाटा को बनाने के लिए फॉलो करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए फॉलो करना चाहिए। हमने एक इनवॉइस इशू किया, एक सेल्स का बिल इशू किया 5 लाख रुपए का, और उस 5 लाख रुपए की पेमेंट अभी हमारे पास नहीं आई है और हमें लगता है उसकी पेमेंट हमारे पास अगले साल आएगी। लेकिन क्योंकि हमने वो 5 लाख रुपए का बिल इशू कर दिया है तो हमें उस 5 लाख रुपए के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स पे करना होगा, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। फिलहाल मैं जीएसटी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं, बट इनकम टैक्स आपके 5 लाख रुपए के ऊपर पूरा पे होगा जबकि वो पैसा भी आपके पास नहीं आया। इसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक क्लाइंट हमारे पास आए जब उनकी टर्नओवर पूरे साल की 1.5 करोड़ थी। उन्होंने नया नया काम शुरू किया था और ये पहला साल है उनका जब पहले साल के अंदर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ आ रही है, जिसमें से मात्र 25 लाख ही उनको अभी रिसीव हुआ था और 1.25 करोड़ रुपया अभी उनके पास रिसीव नहीं हुआ था। तो क्या उन्हें मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू पूरे के पूरे 1.5 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करवा देते हम? हमने एक नया सिस्टम बनाया। हमने कहा कि आप इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कीजिए, और उनकी टर्नओवर बन गई 25 लाख रुपए। अब ये 1.25 करोड़ रुपया जब आएगा हम तब उसको एक्नॉलेज करेंगे और तब हम उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो आपने देखा मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करने की वजह से उनकी इनकम कम हो गई और कम होने के बाद उनका टैक्स भी कम बना। तो दोस्तों, दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आते हैं जिसमें हम एक को कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक को कहते हैं मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ वेरी सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना बैंक में आया, कितना बैंक से गया, आपको सिर्फ इसी को अकाउंट फॉर करना होता है। इसी के हिसाब से आपके खर्चे, इसी के हिसाब से आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं इसके अंदर नहीं ले रहा हूं, जैसे एडवांस रिसीव हुआ तो उसे एडवांस ही रखा जाता है। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपने एक इनवॉइस इशू कर दिया, पेमेंट भले ही आपके पास 2 साल के बाद आए, बट क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इस ईयर से पर्टेन करती है, इस साल की है, तो आपको इसके ऊपर पूरा टैक्स पे करना होगा। तो ये होता है हमारा मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसे हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आप कोई भी कंपनी है तो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर सकते। आपको मर्केंटाइल बेसिस, एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करना होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है 1 अप्रैल 1997 से पहले 3 मेथड ऑफ अकाउंटिंग हुआ करते थे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस जिसे हम मर्केंटाइल बोल रहे हैं, तीसरा हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब होता था इन दोनों का मिला जुला, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शंस को आप कैश बेसिस पे रख सकते हो, कुछ ट्रांजैक्शन को आप एक्रूअल बेस पे। और मेरे हिसाब से दिस वाज द वर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। शायद इसीलिए 1 अप्रैल 1997 से हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हटा दिया गया और सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करने के लिए कहा गया। अब आप कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। जब आप कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो एक तो आपको उसे पूरे साल फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप कैश बेसिस करें फिर उसके बाद मर्केंटाइल कर लें और अगले साल के लिए फिर आप कैश बेसिस पे आ जाएं। और आपको जो भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो उसे आपको रेगुलर रखना है कई सालों तक, या हर साल आपको वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। क्योंकि जब भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करोगे तो आपके पास एक रीजनेबल आंसर होना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर सबसे पहले यह सवाल पूछेगा कि आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को क्यों चेंज किया है। और दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद हम इन बुक्स ऑफ अकाउंट से ही तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न या जीएसटी की रिटर्न या कोई और रिटर्न फाइल करते हैं। हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेसिंग ऑफिसर अपने पास मंगवा सकता है और चेक करने के बाद वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, समझते हैं कि असेसिंग ऑफिसर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब रिजेक्ट कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिफेक्ट है तो वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हमने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे नहीं दिए हैं या हम बुक्स ऑफ अकाउंट देने के लिए मना कर रहे हैं तो वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हमने स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो होगा क्या अगर असेसिंग ऑफिसर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट भी कर देगा? तो होगा क्या
देखिए सिंपल चीज है, अगर वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर देगा तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंसेस मौजूद हैं, असेसिंग ऑफिसर उससे हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को निकालेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर, सेक्शन 144 के अंदर। और डेफिनेटली ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो टैक्स लायबिलिटी आपने बनाई होगी उससे कहीं ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर बना देगा। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है। और आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिविडेंड इनकम की बात करता हूं, आपके पास किसी कंपनी का डिविडेंड आया, दैट डजंट मीन कि आप उसको कैश बेसिस पे या मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेस के ऊपर आप उसको अपनी बुक्स के अंदर बुक करोगे। नहीं, जिस कंपनी ने उस डिविडेंड को जिस टाइम पे डिक्लेयर किया है, उस डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आपको अपनी बुक्स के अंदर उसे बुक करना है एज एन इनकम। यानी कि यहां पर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल नहीं होता। दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग बहुत जरूरी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हुए। थैंक यू।